तेरी कोशिशें तभी कामयाब होगी जब तेरे जिद पे जान होगी। तेरी कोशिशें तभी कामयाब होगी जब तेरे जिद पे जान होगी। फूंक दे ना उम्मीदियाँ, ढूंढ ले अपनी आसियाँ। दिखला दे कि तू जिंदा है, तू लोहे का छर्रा है, तू कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, कर हर मैदान फतेह। इस धरती पे लोग निखरे हुए लोगों के साथ है, बिखरे हुए लोगों के साथ नहीं। इसलिए इस धरती पे मैदान को फतेह करना है, क्योंकि अगर इस धरती पे मैदान अगर फतेह नहीं है तो हम बिखरे हुए हैं। जो लोग बिखरे हुए हैं इस धरती पे, उसके साथ लोग भी बिखरे हुए रहते हैं। जो लोग निखरे हैं, लोग उसके साथ है। तो निखरे हुए लोगों के साथ सब है, बिखरे हुए लोगों के साथ कोई नहीं। इसलिए इस धरती पे निखरना है, ना कि बिखरना है। चलिए हम आज यहीं से क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। जो बेहतरीन टॉपिक है, आपको आसानी के साथ आसान भाषा में हम समझाने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, चैप्टर का नाम क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। आपको पहले चैप्टर पे आपको ज्ञान होगा कि प्रकाश क्या है। जनरली तौर पर अगर हम प्रकाश को डिफाइन करें तो आप जो देख रहे हैं वही हम बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? प्रकाश क्या देख रहे हैं आप? कि प्रकाश एक ऐसे कारक है जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं, नॉर्मल। अब प्रकाश के पास कौन सा नेचर है, ये हम अभी वो प्रकाश का जिक्र नहीं कर रहे, हम प्रकाश के अपवर्तन का। प्रकाश क्या है हम इसको अभी नहीं एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर का चीज़ है। हम अभी इस चैप्टर में इसके बारे में पढ़ेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन है क्या, इसका एक्चुअल मीनिंग है क्या। सबसे पहले इस वर्ड के मीनिंग को समझेंगे, फिर उसके बाद इस घटना को हम लोग परिभाषित करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले समझिए प्रकाश का अपवर्तन। यहाँ पे जो एक वर्ड आया है अपवर्तन, अगर इस वर्ड को देखेंगे अपवर्तन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्ट करना बोले तो यहाँ पे जो अपवर्तन है, अपवर्तन का मतलब होता है मुड़ना, या आप कह सकते हैं झुकना। तो यहाँ पे क्या दिखाई दिया वर्ड का मीनिंग? प्रकाश का मुड़ना या झुकना। प्रकाश मुड़ता भी है और झुकता भी है, लेकिन बात ये आता है कि प्रकाश कब मुड़ता है और कब झुकता है। आपको पता होना चाहिए कि कई ऐसे प्रकाश की घटनाएं, उनमें से एक घटना ये भी है जिसमें ये घटना के तहत हम कई ऐसे अलग अलग फिनोमेना देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपने देखा होगा, कभी आपने लाइफ में ज़रूर ये अनुभव किया होगा कि जब अपने हाथ को भरे हुए बाल्टी, पानी से भरे हुए बाल्टी के अंदर अपना हाथ को रखते हैं, उंगली को रखते हैं, तो अपने उंगली का जो आकार है अपने वास्तविक आकार से मोटा दिखाई देता है। क्यों? वहाँ पे घटना हो रहा है प्रकाश का मुड़ने का, बोले तो प्रकाश का अपवर्तन का। आपने ज़रूर अनुभव किया होगा कि जब आप नदी गए होंगे तो आपको वहाँ पे एक अनुभव आया होगा कि जब मछली को देखते हैं तो मछली का लगता है कि मछली जो है ऊपर है, लेकिन वो एक्चुअल में ऊपर नहीं होता है। मछुआरों को भी मछली भेदने में कठिनाई होता है। किसके कारण? ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ये एक ऐसी घटना है, प्रकाश के मुड़ने का ऐसे घटना जो हम आपको दिखा रहे हैं। मछली लगता है ऊपर है, लेकिन वो वास्तविक में वो अपना साइज जो वहाँ पे है वो अपना पोजीशन में नहीं रहता है, जहाँ दिखाई देता है हमारे आँख को, वो कहीं और होता है। तो इस तरह के जो घटना है, भ्रम वाली घटना, ये भ्रम वाली जो घटना दिखाई दे रहा है अपने वास्तविक आकार से बड़ा, वो किसका कारण? वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। नींबू रख दिए पानी के अंदर, इस नींबू का आकार अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देता है। क्यों? प्रकाश के मुड़ने के कारण। ये घटना प्रकाश का अपवर्तन है। इन सभी घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे, इसके एप्लीकेशंस क्या है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, समझने की कोशिश कीजिए। प्रकाश का अपवर्तन में बोले क्या? अपवर्तन का मतलब होता है मुड़ना या झुकना। तो इसको अब हम लोग देखेंगे कि प्रकाश कब मुड़ता है और कब झुकता है, समझने की कोशिश कीजिए। जैसे प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे हम लोगों को चलने के लिए एक रास्ता चाहिए। रास्ता अच्छा भी, रास्ता खराब भी होता है, लेकिन कुछ रास्ते ऐसे हैं हम लोगों के लिए जिसमें चलने में हमारे लिए कोई कठिनाई नहीं होता है, लेकिन कुछ रास्ता ऐसा है जो चलने में कठिनाई होता है। अगर हम बात करें, हम सूखे में चलते हैं जहाँ पानी नहीं, तो हम आसानी के साथ कोई किसी तरह का हम लोग को दिक्कत नहीं होता है। स्पीड एक अच्छा स्पीड रहता है, लेकिन यही पानी में चलने की कोशिश करें, सूखे के कंपेयर में थोड़ा स्पीड वहाँ पे कम होगा। क्यों? माध्यम बदला। उसी तरह से आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश को चलने के लिए, लाइट को चलने के लिए
माध्यम की आवश्यकता होती है, उस रास्ते की आवश्यकता होती है, और हर माध्यम में उसका स्पीड कम ज़्यादा करके होता है, कहीं कहीं ज़्यादा तो कहीं कम। तो इसी तरह से हमने एक कोई माध्यम लिया, जैसे ये एक माध्यम है, इस माध्यम का नाम हम रख दिए एक, माध्यम ये एक है, और ये जो माध्यम है ये हम मान लेते हैं कि ये ऐसे माध्यम है, ये वायु वाला माध्यम है, इस पर पूरी तरह से वायु भरा हुआ है, ये वायु वाला माध्यम है। हम एक माध्यम ये ले लेते हैं इस लाइन के नीचे, जिसका माध्यम नाम 2 रख देते हैं, और इस माध्यम में जो है ये रख देते हैं पानी। 2 माध्यम है, एक माध्यम इस लाइन के ऊपर जो कि हवा है, और दूसरा माध्यम जो कि वो क्या है, पानी है। प्रकाश को चलने के लिए माध्यम चाहिए, तो पहले माध्यम उसके लिए क्या है, वायु, दूसरे माध्यम क्या है उसके लिए, पानी। जब प्रकाश की किरणें जब ये हवा से पानी में एंटर करेगा, जब हवा से पानी में एंटर करेगा तो माध्यम उसका चेंज होता है। जैसे आप देख रहे हैं कि ये हवा से प्रकाश की किरणें आ रहा है, अब ये पानी में आने की कोशिश कर रहा है, पानी में आ रहा है। जब ये पानी में आएगा तो इसके स्पीड पे, इसके चाल में परिवर्तन होगा, क्योंकि वायु में प्रकाश की चाल ज़्यादा होता है और पानी में प्रकाश की चाल कम होता है। तो इसके प्रकाश की चाल कम होने के कारण, इसका अपवर्तनांक ज़्यादा होने के कारण इसकी प्रकाश की किरणें मुड़ेगा, इसकी प्रकाश की किरणें मुड़ेगा। तो प्रकाश की जो यहाँ पे किरणें मुड़ा, यही घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। फिर इसके बाद आप ऐसे भी देख सकते हैं कि जब प्रकाश की किरणें पानी से, जब प्रकाश किरण आप किधर से, पानी एक अलग माध्यम है, अब पानी से वो वायु में जाने की कोशिश कर रहा है। जब ये पानी से वायु में जाएगा तो प्रकाश की किरणें फिर मुड़ेगा। ये घटना कौन सा है, प्रकाश का अपवर्तन की घटना है। तो आप इसको यहाँ से अगर हम लंब डाल दें, इसको हम लिख दिए अभिलंब, यानी कि इस यहाँ पे ये लंब डालने के बाद पता चलता है कि किरणें कितना मुड़ा और कहाँ मुड़ा, किधर मुड़ा। ये अभिलंब डालने से क्या होता है, ये दोनों के बीच लंब, ये किरण और ये किरण के बीच पे एक लंब डालती है, जिसको हम लोग कहते हैं अभिलंब। इस अभिलंब से ये पता चलता है कि प्रकाश की किरणें मुड़ा तो किधर मुड़ा, झुका तो किधर झुका। तो आप देख रहे हैं कि जब प्रकाश की किरणें माध्यम 1 से माध्यम 2 में आया तो प्रकाश की किरणें मुड़ा। कब, जब वायु से पानी में आ रहा था। तो वायु का चाल इस पे ज़्यादा, प्रकाश की चाल ज़्यादा होता है वायु पे। आप जानते हैं कि पानी में प्रकाश की चाल कम होता है। जब ये ज़्यादा स्पीड से कम स्पीड में आ रहा था, ये अभिलंब की ओर प्रकाश की किरणें मुड़ गया। लेकिन आपने देखा कि जब प्रकाश की किरणें पानी से, यानी कि कम स्पीड से ज़्यादा स्पीड में जब गया तो क्या हुआ, प्रकाश की किरणें इस अभिलंब से दूर झुक गया। यही तो है घटना प्रकाश का अपवर्तन। तो आपको अगर परिभाषित करना है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या, तो सीधा सा आप देख रहे हैं कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से आता है दूसरे माध्यम में, तो प्रकाश की किरणें मुड़ता है। प्रकाश के इस मुड़ने की घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, सिंपल। या अगर आपको भाषा बनाना है, आपको क्या आना चाहिए, भाषा बनाना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ये कहता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दें। जब हमको अपने ही शब्दों में उत्तर देना है तो हमको अपने भाषा में उतारने के लिए साइंस को अच्छे से समझ आना चाहिए। अगर हमको कोई टॉपिक अगर सही से समझ में आता है तो हम आसानी के साथ अपने भाषा में इसको एलोबरेट कर पाएंगे, एक्सप्लेन कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आता है तो प्रकाश की किरण मुड़ता है। तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, मुड़ने की ही घटना, यानी प्रकाश के मुड़ने की घटना को तो हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। या आप ऐसे कह सकते हैं, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आता है तो प्रकाश की किरणें अभिलंब की ओर झुकता है या अभिलंब से दूर झुकता है। तो अभिलंब से दूर झुकना या अभिलंब से दूर झुकना, अभिलंब की ओर या अभिलंब से दूर झुकना, यही घटना क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। या और ये भी कह सकते हैं, जैसे आप ये जानिए कि जिस माध्यम में, किसी 2 माध्यम का अगर हम कंपेयर करें, तुलना करें, तो यहाँ पे माध्यम के अनुसार प्रकाश का एक अलग अलग नाम, यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे नाम हो जाता है। जैसे माध्यम 1 में वायु में प्रकाश की चाल ज़्यादा होता है, तो वायु के लिए ये जो माध्यम है जिसमें प्रकाश की चाल ज़्यादा है, इसको हम लोग कहते हैं वायु के लिए सघन माध्यम। लेकिन जिस माध्यम में प्रकाश की चाल, यहाँ पे हो जाएगा विरल माध्यम। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक है,
जिस माध्यम में प्रकाश की चाल किसी दूसरे माध्यम की अपेक्षा ज़्यादा होता है तो उसको हम लोग विरल माध्यम कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कि वायु में प्रकाश की चाल ज़्यादा है, तो इसलिए वायु प्रकाश के लिए सघन माध्यम है। किसके कंपेयर में? पानी के कंपेयर में, क्योंकि पानी में प्रकाश की चाल कम होता है वायु के तुलना में, इसीलिए पानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक तरह से सघन माध्यम हो जाएगा। आप और दूसरी तरीके से आप भाषा बना सकते हैं प्रकाश का अपवर्तन का, कि जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है या सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो प्रकाश की किरणें अभिलंब की ओर झुकता है या अभिलंब से दूर मुड़ता है। यही घटना प्रकाश का अपवर्तन कहता है। आप 3-4 तरीके से भाषा बना सकते हैं आप देख करके, जरूरी नहीं एक भाषा को रटना। आपने किताबों में देखा भाषा, एक भाषा, आप कई भाषा बना सकते हैं इसके ऊपर। हमने भी बताया कि आप पहले कैसे कर सकते हैं। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आता है तो प्रकाश की किरणें मुड़ता है, प्रकाश के मुड़ने की घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। पहला डेफिनेशन। दूसरा कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आता है तो प्रकाश की किरणें अभिलंब की ओर मुड़ता है या अभिलंब से दूर मुड़ता है या झुकता है, तो प्रकाश के इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। या तीसरा डेफिनेशन, जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है या सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, प्रकाश की किरणें मुड़ता है अभिलंब की ओर या अभिलंब से दूर। ऐसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। खेल खत्म। ये है प्रकाश का अपवर्तन का परिभाषा। आप आसानी के साथ परिभाषित कर सकते हैं। जो दिखता है वो आपको बोल देना है, वही उसका भाषा। परिभाषा का मतलब क्या? जो दिखे उसके ऊपर बना भाषा कहलाता है परिभाषा। तो इसलिए जो दिखता है उसके ऊपर भाषा बना दीजिए, वही उसका परिभाषा कहलाएगा। आपको प्रकाश का अपवर्तन में ये दिख रहा है तो इसी के ऊपर मैंने भाषा बना दिया, बन गया इसका परिभाषा आसानी के साथ। तो आप अगर आपको एग्जाम में लिखना है कि प्रकाश का अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, तो आप आसानी के साथ लिख सकते हैं, जब प्रकाश की किरणें, तो यहाँ से नियम भी बनता है और उसके बाद आप आसानी के साथ फिर डिफिनेशन भी बना सकते हैं। जैसे प्रकाश का अपवर्तन के बारे में आपको लिखना है कि प्रकाश का अपवर्तन कितना है, क्या है, तो आपने देखा क्या कि कई तरह से डिफिनेशन हमने बनाया देख करके। मैंने जो दिखा वही मैंने बोल दिया। तो क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन? जब प्रकाश की किरणें, 2-3 डिफिनेशन आप लिख सकते हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, यानी कि एंटर करता है, तो प्रकाश की किरणें, आपने देख रहा था कि जब प्रकाश की किरणें ऐसे आ रहा था तो ऐसे भी मुड़ रहा था, जब इधर से जा रहा था तो अभिलंब से दूर जा रहा था। तो प्रकाश की किरणें अभिलंब की ओर भी झुकता है या अभिलंब से दूर, यही घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश की किरणें अभिलंब की ओर झुकता है, अभिलंब की ओर झुकता है, अभिलंब की ओर बोल सकते हैं या अभिलंब से दूर, क्योंकि अभिलंब से दूर यहाँ पे वैसे हो रहा है। जब इधर से ज़्यादा है तो अभिलंब से दूर, जब कम स्पीड से, ये याद रखना कि जब प्रकाश की किरणें जिस माध्यम में कम होता है, जिस माध्यम में प्रकाश की किरणें, प्रकाश की चाल कम होता है, और वो अगर प्रकाश की चाल ज़्यादा, कहीं पे प्रकाश की चाल जैसे ज़्यादा है, यहाँ पे वायु में प्रकाश की चाल ज़्यादा है और ये आ रहा पानी में, पानी में प्रकाश की चाल कम, जब ये ज़्यादा स्पीड से कम स्पीड पे, यानी कि जिस माध्यम में स्पीड ज़्यादा है वो कम उस स्पीड में, उस माध्यम में आ रहा है जिसमें पानी का, जहाँ पे प्रकाश की स्पीड कम होता है, वहाँ पे आने के बाद प्रकाश की किरणें अभिलंब की ओर झुकेगा। और जब कम स्पीड से ज़्यादा स्पीड में जाएगा, कम स्पीड से ज़्यादा स्पीड में जाए, यानी कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम है, अब वो माध्यम में जा रहा है जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होता है, तो वहाँ से क्या होगा, प्रकाश किरण अभिलंब से दूर झुकेगा। तो आप ऐसे कर सकते हैं जिसमें प्रकाश किरण अभिलंब की ओर या अभिलंब से दूर, अभिलंब से दूर झुकता है, उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ऐसी घटना बोल सकते हैं, ऐसी घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ये आपको कहाँ पे लिखना है, एग्जाम में जब लिखने के बारे आए तो ये, इसके ऊपर भाषा जो जितना बने उसमें से आप कोई भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, नहीं कटेगा नंबर।
ऐसी घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। दूसरा आप क्या लिख सकते थे कि जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है या सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो प्रकाश की किरणें अभिलंब की ओर या अभिलंब से दूर झुक जाता है, तो प्रकाश की ऐसी घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। दूसरा क्या बोल सकते थे आप, जब प्रकाश की किरणें किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आता है तो प्रकाश की किरणें मुड़ता है, तो प्रकाश की ऐसी घटना क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कई तरीके से डिफरेंस बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको लिखने के लिए देखने के लिए सबसे पहले आना चाहिए। अगर आप देख पाते तो ये भाषा हमको बनाने की या लिखने की जरूरत नहीं है, आप आसानी के साथ अपने से भाषा खुद बना सकते हैं। क्योंकि साइंस के अंदर जो लिखा हुआ किताब है वो साइंस जो लिखा है वो किसी और का भाषा है, उन्होंने उसको लिखा है और उस भाषा को हम लोग अपनाते हैं। मतलब उस भाषा पे कोई कुछ ना, मतलब कि वो भाषा उसका बनाया हुआ भाषा है, तो हमको खुद से भाषा बनाना चाहिए। वो कब बनेगा, जब आपको एक बेहतर समझ होना चाहिए होगा, तभी तो आप भाषा बना सकते हैं। जैसे आपने देखा कई भाषा बना सकते हैं आप इसके ऊपर। उसके बाद इसको और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम में सघन माध्यम में तो प्रकाश की किरणें अभिलंब की ओर झुक जाता है या अभिलंब से दूर, तो इस ऐसी घटना क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अब ये समझेंगे कि प्रकाश के अब जो विरल माध्यम, अगर आपको डिफाइन करना हो विरल माध्यम क्या है, विरल माध्यम अगर आप बात करें तो विरल माध्यम क्या है और सघन माध्यम क्या है, तो आप विरल और सघन माध्यम को भी परिभाषित कर सकते हैं। आपने देखा कि जिस माध्यम में, जैसे प्रकाश की चाल, ये वायु था और ये क्या था, पानी। वायु में प्रकाश की चाल अधिक होता है और पानी में प्रकाश की चाल कम होता है। स्पीड वायु पे ज़्यादा और पानी में स्पीड कम होता है। पानी में जो प्रकाश का स्पीड है वो कम होता है। तो यहाँ से ये जो झुका, यहाँ पे प्रकाश किरणें वायु से आ रहा है पानी में, तो क्या हो रहा है कि ये अभिलंब की ओर, ये अभिलंब डाल दिए दोनों किरणों के बीच। अभिलंब से क्या पता चलता है कि अभिलंब जो ये पता चलता है कितना झुका और किधर झुका, अभिलंब की ओर के अभिलंब से दूर। तो यहाँ से आप देख रहे हैं अभिलंब की ओर झुका। कब झुका, जब वायु से पानी में आया, जहाँ यानी कि ज़्यादा स्पीड से कम स्पीड पे आया तो अभिलंब की ओर झुका। लेकिन जब ये पानी से जा रहा था कहाँ पे, अब वायु पे, तो अभिलंब जो ये अभिलंब है, अभिलंब से दूर झुक गया, अभिलंब से दूर झुक गया, ये अभिलंब इससे थोड़ा दूर झुक गया। यहाँ पे देखा अभिलंब की ओर झुका। तो ये क्या है, ये आपको याद रखना है कि जब प्रकाश किरणें विरल माध्यम से, ये जो है जहाँ पे प्रकाश की स्पीड ज़्यादा होता है उसको हम लोग कहते हैं विरल माध्यम, और जहाँ पे जिस माध्यम में प्रकाश की चाल किसी दूसरे माध्यम की अपेक्षा कम होता है उसको हम लोग कहते हैं सघन माध्यम। ये क्या हो जाएगा, सघन माध्यम। ये विरल माध्यम, ये विरल माध्यम, ये सघन माध्यम। आप देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर हम यहाँ पे ले लें, यहाँ पे अगर हम निर्वात और यहाँ पे हम ले लें वायु, तो आप देखिए निर्वात अब विरल माध्यम, अब वायु अब क्या, कौन सा माध्यम हो गया, सघन माध्यम। क्यों, क्योंकि इन दोनों माध्यम की तुलना करें तो वायु में स्पीड प्रकाश का कम होता है, किसके कंपेयर में, निर्वात के कंपेयर में। निर्वात में प्रकाश की चाल अधिक होता है, वहाँ पे वायु की बात करें, गैसें की बात करें तो वहाँ नहीं है। प्रकाश की किरणें को आने के लिए कोई रुकावटें नहीं है वहाँ पे उसकी डेंसिटी, घनत्व की बात करें उस माध्यम में, निर्वात वाले माध्यम में, तो यहाँ पे डेंसिटी इसकी बहुत कम, जिसके कारण प्रकाश का स्पीड वहाँ पे ज़्यादा। वायु की बात करें तो हमारे आसपास में बहुत सारी गैसें, यहाँ पे रुकावटें बहुत, प्रकाश को रोकने वाले बहुत सारे कारक हैं। और दूसरी बात, यहाँ पे बात करें तो घनत्व इसका ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारे गैसें हैं तो घनत्व क्या हो गया, ज़्यादा। तो इस माध्यम में, वायु माध्यम में प्रकाश का घनत्व ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण प्रकाश की चाल निर्वात से, मतलब कि वायु में कम होता है चाल। निर्वात पे ज़्यादा स्पीड प्रकाश का, लेकिन वायु की बात करें तो कम। तो इसलिए विरल माध्यम और सघन माध्यम क्या होता है, जिस माध्यम में किसी दूसरे माध्यम की अपेक्षा चाल अधिक होता है वो होता है उसका विरल माध्यम, और जिस माध्यम में किसी दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाश की चाल कम तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सघन माध्यम। आप आसानी के साथ डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अगर हमको लिखना हो कि विरल माध्यम क्या है, ये प्रकाश के माध्यम में माध्यम के अनुसार देखा जाए तो माध्यम कितने, दो। माध्यम दो प्रकार का होता है प्रकाश के लिए देखा जाए तो माध्यम दो प्रकार का, एक विरल माध्यम, एक सघन माध्यम। ये जो विरल माध्यम है, ये माध्यम का प्रकार है। ये प्रकाश के चलने के दो माध्यम, एक माध्यम कहलाता है विरल, एक माध्यम कहलाता है सघन। जिस माध्यम की अपेक्षा
किसी दूसरे माध्यम की अपेक्षा जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक तो वो विरल माध्यम, और जिस माध्यम में किसी दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाश की चाल कम तो वो सघन माध्यम। तो आप आसानी के साथ फिर वही लिख सकते हैं, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल किसी दूसरे माध्यम की अपेक्षा अधिक होता है उसे विरल माध्यम कहते हैं। आप इसी तरह से आप सघन माध्यम को कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि निर्वात और वायु की बात करें तो निर्वात एक विरल माध्यम, क्योंकि निर्वात में प्रकाश की चाल अधिक होता है। इस पे बात करें तो निर्वात पे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और इस पे इससे थोड़ा सा कम, ये 3 से 3 लाख ये थोड़ा कम है 2.99, तो इस पे ज़्यादा इस पे कम, क्योंकि यहाँ पे सघन ये विरल माध्यम, क्योंकि यहाँ पे जो घनत्व है वहाँ पे इस माध्यम में यहाँ पे घनत्व की बात करें तो घनत्व ये इस माध्यम में बहुत कम, तो यहाँ पे धूल कणों की मात्रा बहुत कम, नहीं बराबर नहीं है, जिसके कारण वहाँ पे प्रकाश की चाल अधिक। लेकिन यहाँ वायु की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे धूल कण, बहुत सारे गैस है, जिसके कारण रुकावटें ज़्यादा, घनत्व ज़्यादा, जिसके कारण प्रकाश की चाल यहाँ पे इससे थोड़ा कम। तो इसलिए ये इन दोनों की तुलना करें तो ये निर्वात हो गया विरल माध्यम और ये हो गया सघन माध्यम। तो अब विरल माध्यम को डिफाइन कर दिए, आप सघन माध्यम को इसी तरह से कर सकते हैं। सघन माध्यम क्या होता है कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल किसी दूसरे माध्यम की अपेक्षा कम होता है उसे सघन माध्यम कहते हैं। इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। यहां से नियम बनता है प्रकाश के अपवर्तन का, यहां से नियम देखा जाता है। आपने देख रहा है 2 चीज, एक चीज क्या देख रहे हैं कि यहां पे जो प्रकाश की किरणें आ रहा है, ये किरणों को क्या नाम देंगे? जो प्रकाश आता है किसी दूसरे माध्यम से, कहीं एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, जो प्रकाश आने वाला किरण होता है, प्रकाश के आने वाले किरण को हम लोग कहते हैं आपतित किरण। तो ये जो किरण है, जो प्रकाश की किरणें आ रहा है कहीं से और दूसरे माध्यम में जा रहा है, तो प्रकाश की किरणें जो आ रहा है उसको हम लोग कहते हैं आपतित किरण। और जो प्रकाश यहाँ पे मुड़ा, मतलब अपवर्तित हो गया, तो इसलिए इसको अपवर्तित किरण कहते हैं। अपवर्तित बोले तो मुड़ा किसी दूसरे माध्यम में आने के लिए, इस दूसरे माध्यम में आने के बाद मुड़ गया, ये प्रकाश की किरण है, तो ये क्या हो गया? अपवर्तित किरण। जो प्रकाश आता है वो आपतित किरण, जो प्रकाश मुड़ता है उसको अपवर्तित किरण। दूसरी चीज देख रहे हैं कि यहाँ अभिलंब, आपतित किरण देख रहे हैं और अपवर्तित किरण देख रहे हैं, और ये अभिलंब, तीनों बिंदु जो है तो तीनों एक ही यही प्लेन पे है। इसी समतल पे बात है करें तो इसी समतल में तीनों बिंदु है, आपतित किरण भी, अपवर्तित किरण भी और अभिलंब भी। तो इससे एक नियम बनता है, प्रकाश का अपवर्तन का एक नियम होता है कि जब प्रकाश का अपवर्तन का पहला नियम क्या देख रहे हैं कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। ये नहीं कि अपवर्तित किरण का अलग समतल में, कहीं अलग प्लेन में दूसरी जगह है, अपवर्तित किरण किसी दूसरी जगह में, नहीं, एक ही समतल में तीनों है। तो इस तरह से एक नियम क्या बना कि प्रकाश की किरणों का जो प्रकाश के अपवर्तन के जो नियम है, नियम में पहला नियम आप क्या देख रहे हैं? अपवर्तित किरण, अपवर्तन के नियम। पहला नियम आप क्या, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम। पहला नियम आप क्या देख रहे हैं कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण। तो यहां लिख दीजिए कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण, ये वाला किरण जो मुड़ रहा है, तथा अभिलंब जो आप देख रहे हैं, ये वाला लंब, जो कि ये दोनों लाइन को एक तरह से ये बता रहा है कि कितना झुका और कितना कोण बनाएगा, तथा अभिलंब, ये तीनों क्या है? तीनों एक ही समतल में, तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा अब नियम यहां से आपको फिर दिखाई देगा कि यहाँ पे नियम क्या बनता है कि देख रहे हैं कि यहाँ पे जो
आपतित किरण आ रहा है, प्रकाश की किरण आ रहा है जो किरण, यहाँ पे आने के बाद जो जहाँ पे जो जा रहा है दूसरे माध्यम में, तो यहाँ पे ये कोण बना रहा है और झुकने के बाद भी अभिलंब से ये कोण बना रहा है। तो आप देख रहे हैं कि ये आपतित किरण जो कोण बना रहा है उसको हम लोग कहते हैं आपतन कोण। ये कौन सा कोण? आपतन कोण, इंसिडेंस रे, यानी कि हम लोग आई से नोट कर दिए। ये जो कोण है ये एक तरह से अपवर्तित हो रहा है, मतलब मुड़ रहा है अभिलंब की ओर। तो ये वाले कोण को हम लोग क्या कहेंगे? अपवर्तन कोण, जिसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आपतन कोण, सॉरी यहाँ पे आपतन कोण बनेगा अभिलंब की ओर, और ये आर आई आने वाला आपतित कोण जो कि आपतित किरण जो कोण बना रहा है और प्रकाश जो मुड़ रहा है वो जो कोण बना रहा है, इनके बीच में एक रिलेशन है कि कितना ये कोण और ये कोण है। तो अगर इस कोण को और इस कोण को डिफाइन करना है, यहाँ से एक नियम दिया स्नेल नाम के वैज्ञानिकों ने। स्नेल साहब ने ये बताया कि जो आपतन कोण और ये अपवर्तन कोण, इसको पहली बात ये है कि अगर हम आई यहाँ पे मान लीजिए यहाँ 30 डिग्री है, यहाँ पे 60 डिग्री है, अगर 30 डिग्री 60 डिग्री को अगर ऐसे देखें तो ये सॉल्व नहीं कर पाएंगे इसको। इसीलिए इसके आगे स्नेल साहब ने इसको सॉल्व यानी कि कोण को सॉल्व करने के लिए, यानी कि उन्होंने क्या किया कि इसको जो परिभाषित किया इस कोण को, क्या किया उन्होंने कहा कि आपतन कोण की जया, यानी कि अगर इस कोण के साथ साइन लगा देते हैं और इस कोण के साथ भी साइन लगा देते हैं, ये साइन को हिंदी में क्या कहते हैं? जया। यानी कि आपतन आई में तो आपतन कोण की जया, आर बने तो अपवर्तन, ये कौन सा कोण है? अपवर्तन कोण। यानी कि ये दोनों जो कोण के बारे में रिलेशन दिया स्नेल साहब ने दिया कि जो आपतन कोण और ये अपवर्तन, ये दोनों का जो जया का अनुपात है एक स्थिरांक, एक क्या होगा? एक नियतांक होगा, यानी एक म्यू के बराबर होगा। ये एक नियम दिया किसने? स्नेल ने। इसे ही क्या कहते हैं? एक तरह से स्नेलियों की, इस नियम को स्नेल ने दिया इसलिए इसे स्नेल का नियम कहते हैं। अगर इसी चीज को आप अगर भाषा पे अनुसार अगर आपको डालना है डाल सकते हैं कि दूसरा नियम क्या है कि यानी कि आपतन कोण की जया, ये आपतन कोण हुआ, ये साइन बोलो तो जया है, आपतन कोण की जया, ये आर क्या? अपवर्तन कोण है। अपवर्तन कोण की जया का अनुपात भाग हो रहा है, इसका मतलब एक तरह से अनुपात है। आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का जो अनुपात है एक नियतांक के बराबर होता है, मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू देता है, घटता बढ़ता नहीं है, एक कांस्टेंट वैल्यू देता है। तो आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन की जया का जो अनुपात है एक नियतांक होता है। इसे ही यानी कि प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम कहते हैं। और इसे ये जो नियम दे, इस नियम को दिया था स्नेल साहब ने, ये जो रिलेशन बताया वो स्नेल साहब ने बताया, इसलिए इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं कि साइन आई बटा साइन आर जो होता है वो एक नियतांक होता है, इसे स्नेल का नियम कहते हैं। साइन आई बटा साइन आर, इसको अगर हिंदी में परिभाषित करना है तो कैसे करेंगे कि आपतन कोण की जया, दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण की जया, ये आपतन कोण, ये जया, आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण, ये आर अपवर्तन कोण हुआ, ये साइन क्या हुआ? जया हुआ। अपवर्तन कोण की जया, जया का जो अनुपात है एक नियतांक होता है। ये हुआ दूसरा नियम, या ऐसे लिखिए ये हुआ आपको मैथमेटिकली एक तरह से एनालिसिस, आप मैथमेटिकली इसको हम रिप्रेजेंट किए। अब यहाँ पे इसको भाषा से लिख दिए, तो आप दोनों में से कोई लिख सकते हैं दूसरे नियम पे, या तो ये लिखिए, आप इसको भी लिख सकते हैं, इसके बाद आप इसको भी लिख सकते हैं। इसे ही क्या कहा गया? स्नेल का नियम, यहाँ से लिख सकते हैं। तो अपवर्तन के दो नियम में से क्या है कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा चीज क्या देख रहे हैं कि जो साइन आई और साइन आर है वो एक नियतांक के बराबर होता है यहाँ पे। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे जब हम लोग मैथमेटिकली मतलब बोले तो इसका न्यूमेरिकल बनाएंगे, तब इसके लिए इसको कुछ देखेंगे ये क्या है एक तरह से। यहाँ पे सॉल्व करने के लिए अगर यहाँ पे अगर मान लीजिए अगर यहाँ पे 30 डिग्री दिया जाता और 60 डिग्री दिया जाता, तो इस 30 डिग्री और 60 डिग्री को सॉल्व करने के लिए सॉल्व नहीं कर सकते थे, इसलिए उसके आगे क्या लगा दिया? एक कॉन्स्ट, एक ट्रिगोनोमेट्री कोई रेशियो लगा दिया जिसका नाम क्या है? साइन, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? जया। तो इसलिए यहाँ पे जया लगा दिया। ये एक जया देने का मतलब यही है कि इसको आसानी से सॉल्व किया जा सके। तो यहाँ से क्या देख रहे हैं कि एक नियम क्या बन गया? साइन आई बट्टा साइन आर, यानी कि आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। ये जो नियम दिया था स्नेल ने, इसलिए इसको स्नेल का नियम भी कहते हैं। और ये अपवर्तन के भी नियम है। अपवर्तन के कितने नियम? 2 नियम, एक ये वाला एक ये वाला। इनमें से ये आप यहाँ से यहाँ तक बोल सकते हैं, एक तरह से आपको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किए। उसके बाद दूसरा ये भाषा है, आप ये भाषा ले सकते हैं, इसके बदले में ये ले सकते हैं एग्जाम में। तो इस तरह से हम लोग फिजिक्स के आगे वाले टॉपिक भी समझेंगे और आसानी से समझेंगे। धीरे धीरे करके हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अब
अगले जो पार्ट है, अगले पार्ट में हम लोग इसके आगे वाले चैप्टर की इसके आगे जो है टॉपिक, उस टॉपिक को जिक्र करेंगे। आज यहीं तक रखते हैं।